इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँ, मैं आप पर वाज़े कर दूँ कि मैंने ना तो अच्छा स्पीकर हूँ ना कोई मोटिवेशनिस्ट। यकीनन आपके दिल में ये सुनकर ख्याल तो आएगा कि फिर डॉक्टर साहब यहाँ आप क्या करने आए हैं। पस मंज़र मैं आपको बता देता हूँ कि कल जब सर सलीम साहब मुझे अस्पताल में यहाँ आमद की दावत देने गए तो एक दफ़ा तो मुझे तजब ये हुआ कि मेरे जैसे नाअहल शख्स को इन्होंने कैसे मुंतखब की जाए। दूसरी बात जो मुझे अनयूजुअल लगी वो ये थी कि मुझे बिल्कुल तकरीर करनी नहीं आती। ये मेरी कमज़ोरी है और डे वन से मैं इसको सरेआम तस्लीम करता हूँ, ठीक है, और ये पहले दिन से है और आज तक है। लेकिन दूसरी बातें भी थी, एक तो मैं सर के सामने इनकार नहीं कर सकता था, नंबर वन। दूसरे ये थी कि अल्लामा इकबाल की तरह मुझे भी जवानों से मोहब्बत है, नई जनरेशन से मुझे भी बहुत सारी तवक्कुआत हैं। मुझे बड़ी ख्वाहिश रहती है कि मैं आप लोगों से, जवानों से मिलूं, आपसे मतलब कम्युनिकेट करूं, अपना जो मेरा पैगाम है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अगरचे बहुत ही मतलब कोई इतनी कामयाब ज़िंदगी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी एक मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ। आपको पता होगा मेरा तलक बिल्कुल ही एक मिडल बल्कि लोअर मिडिल क्लास से है। मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने ज़माने के पहले मुसलमान स्कूल टीचर थे। उस ज़माने में कोई मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनको ये इज़्ज़त दी। फिर मेरे हिस्से में ये क्रेडिट आया कि अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया इसके लिए कि मैं अपने इलाके का पहला डॉक्टर हूँ, और अल्लाह के फजल से आपके सामने हूँ जो कुछ हूँ। थोड़ी सी जो है ना सर के हुक्म के मुताबिक मैं अपनी लाइफ जो है ना उसके चंद तजर्बात आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें बचपन के भी हैं, जवानी के भी हैं, अपनी मतलब है जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके भी हैं। तो मेरे ख्याल में आप ज़रूर महसूस होंगे इनसे। मैं तकरीबन 8-10 साल का था, तो क्योंकि मेरे वालिद साहब को दीन से बहुत ज़्यादा शौक़ था, उन्होंने फैसला किया था कि पहले आप दीनी तालीम हासिल करें, उसके बाद आप जो है ना वो दुनियावी तालीम की तरफ आएंगे। तो उन्होंने मुझे मस्जिद में डाला। मेरे दूसरे भाई भी थे। मैं शुरू से डे वन से मतलब फिजिकली बड़ा कमज़ोर था। मुझे कहा गया कि आप नाज़रा कुरान पाक पढ़ें, दूसरे भाई जो है वो हिफ्ज़ करेंगे। तो तकरीबन साल बाद वालिद साहब अपने जब हमारे उस्ताद से उनसे पूछने गए कि बच्चों का क्या हाल है, तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को बताया कि वो तो बड़ा ठीक जा रहा है, दूसरा बच्चा आपका नाज़रे पढ़ता है उसका तो मुझे पता नहीं, उसको बच्चे सबक देते हैं। तो ठीक है, फिर वालिद साहब ने घर आके बताया कि ठीक है भाई, मैंने बात कर ली है। उस्तादों ने उनकी तो बड़ी तारीफ़ की है, आपका भी कह रहे थे कि ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा बाबा जी जो सबक वो बड़े भाई को आता है वो तो मुझे भी आता है। उन्होंने कहा कि आप तो नाज़रे पढ़ते हैं। मैंने कहा 2 तो लफ्ज़ होते हैं और 1 साल लग गया है, 1 सिपारा हो गया, वो तो मुझे याद आता है। उसके बाद फैसला हुआ कि ठीक है। मेरे जो उस्ताद थे दूसरे दिन वालिद साहब गए, उन्होंने कहा कि ये मज़हर भी यही पढ़ना मतलब हिफ्ज़ करना चाहता है। तो उसके बाद फैसला हुआ कि मैं भी हिफ्ज़ करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने हिफ्ज़ शुरू कर दिया। और फिर हिफ्ज़ में अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मुझे कभी मंजिल पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी, दोहराई की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। दूसरे बच्चे जितने थे सारे मतलब ये अल्लाह का करम था। मेरी कोई उस ज़माने में कोई मेहनत इतनी नहीं थी। तो मतलब मैं जब मंजिल पढ़ने का सुनाने का वक्त आता, मैं उठ के चला जाता था अपने उस्तादों को मंजिल सुना देता था। बिल्कुल मैंने मंजिल दोहराई नहीं थी। एक और मतलब यहाँ लतीफ़ा भी आपको सुनाता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझ में कि बस मैंने मंजिल पढ़नी छोड़ दी। एक सिपारा ऐसा आ गया कि वो मेरा जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कच्चा रह गया, तो वो मैंने स्किप करना शुरू कर दिया। 7वां सिपारा था, मुझे आज तक जागा। रमज़ान का महीना था, रमज़ान में सबक बंद हो जाते हैं। तो मैंने वो तरीका ये होता है कि आप एक दफ़ा पीछे से आगे से पीछे आते हैं, फिर पीछे से आगे जाते हैं। यानी 16वें से आपने पहले तक आना है, पहले से फिर आपने 16वें तक जाना है।
तो मैं क्या करता था कि मैं 16वें से 8वें तक करता था, 8वें से फिर आगे 16वें तक चला जाता था। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। रमज़ान शरीफ आया तो फिर उस्तादों ने जब पूछे कि मंजिल सुनाएं तो मुझे तो वो 7 से पारे आते नहीं थे। उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना मेरे उस्ताद जो थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो शौक हुआ, क्योंकि मैं आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन दर्स। तो मेरे लिए भी बड़ी मतलब ये इम्तिहान था। तो उस दिन मुझे खूब फेंटी लगी और वो फेंटी मुझे आज तक याद है। इतनी मार मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं पड़ी जितनी अपने टीचर ने उस दिन मुझे मार दी थी। उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ और मुझे भी मंजिल भूल सकती है, क्योंकि जगह जगह वो मेरा हवाला देते थे कि ये बच्चे जो है ना इसने खुद मतलब पढ़ना शुरू किया, हिफ्स अपने शौक़ से पढ़ना शुरू किया और ये कभी मंजिल देखता ही नहीं। तो उसके बाद फिर अल्लाह का फजल हुआ, फिर वो 7 से पारे भी याद हो गए, मंजिल भी याद हो गई, सारा कुछ याद हो गया। उसके बाद ये तो दर्स के है। फिर आगे स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल में मतलब चूँकि उम्र ज़्यादा हो गई थी, वालिद साहब टीचर थे, उन्होंने आते ही मुझे बिठा दिया उसमें 4th में। थोड़ा बहुत चलता रहा, 5वीं होती थी क्लास, उसमें वजीफ़े का इम्तहान होता था। ये मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हम वजीफ़े का इम्तहान देने गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो ड्राइंग का पेपर भी होता है। हमें पता ही नहीं था कि ड्राइंग भी होती है। वहाँ से वो रंग वंग खरीदे, पता चला कि उसमें आया जी सवाल आया कि आप गिलास बनाएं। मैंने एक गिलास बनाया, वो गलत था। मैंने पेपर फाड़ के उधर जितना गिलास बनाया था, दूसरा फिर फाड़ के, पता ही नहीं था ड्राइंग होती क्या है। तीसरा बनाया ना, तो जब एग्जामिनर मुझसे पेपर लेने आया तो वो जितना पेपर था, जितने गिलास था उतने पेपर था, वो मैंने उसके हाथ में दिए। उससे भी मुझे बड़ी खिफत हुई, वो भी मुझे आज तक याद है। तो आजकल तो बच्चों को डे 1 से ही ड्राइंग सिखाई जाती है। पहले दिन ही बच्चों को जो है ना वो ड्राइंग, और आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ड्राइंग में खासकर। और दूसरा जो कम्युनिकेशन है, जो मैं बता रहा हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि हमारी ग्रूमिंग ने भी, यू आर लकी कि आपको सर सलीम जैसे टीचर मिले हैं। सर के इदारे का बच्चा जब भी अस्पताल में जाता है, मैं उससे नाम पता पूछता हूँ तो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये सर के इदारे से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने इतना बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया है कि ऐसे कोई और मिसाल जहाँ कैदाबाद में एटलीस्ट नहीं है। मुझे कभी एजू टॉप का बच्चा वो अपनी मतलब शनाख्त खुद होता है, वो इदारे की शनाख्त है। जब भी मैं उसको बच्चे को बुलाता हूँ, बच्चे के जो मैनर्स होते हैं, बच्चे का जो बोलने का तरीका है, बच्चे का जो कम्युनिकेशन है, वो बता देती है कि बच्चा एजू टॉप का है। तो मैं बहुत खुश होता हूँ, इसलिए मैं बार बार इनका हवाला जगह जगह देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आगे जी मिडिल में आके मतलब अरे वहाँ डेरे का निज़ाम था, वहाँ सिर्फ प्राइमरी था। तो यहाँ उत्तरा मिडिल स्कूल में आकर हमने 6ठी क्लास में दाखिला लिया। यहाँ के पता चला कि कंपटीशन भी कोई चीज़ होती है। पहले तो पता ही नहीं था कि कंपटीशन भी है। तो ट्रूली स्पीकिंग 6ठी क्लास में मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, बिल्कुल। आई वॉज इन नोवेयर ऑन द लिस्ट। तो थोड़ी सी मतलब वालिद साहब भी नाराज़ हुए कि ये आपने क्या किया है, मतलब कोई पोजीशन ही नहीं आई। उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने फैसले किया कि अब मैंने बाकायदा मेहनत करनी है, पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद जितनी क्लासेज हुई FSC तक मतलब मेरी अच्छी पोजीशन आती रही। तो एक वाक़या फिर आपको सुनाता हूँ, जिससे मतलब आप ज़रूर पता नहीं ठीक है या गलत है, जैसे भी है। तो मेरी दोस्त से मुझे ना करना नहीं आती थी, ये मेरी कमज़ोरी थी, ना नहीं कर सकता था बिल्कुल किसी भी। तो मेरे एक दोस्त थे, बड़े नालायक थे बेचारे, अब उनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश के पेपर आप मेरे लिए करें। तो मैंने हामी भर ली। एक पेपर मैंने दिया उसकी जगह, सालाना इम्तिहान था। तो एक पेपर में A और B होते थे, अब भी शायद ऐसे हैं। सालाना इम्तिहान होता था तो उसमें एक पेपर में उसकी आई 0 और दूसरे में 73।
तो पता तो सारे टीचर्स को चल गया कि ये पेपर किसने किया, वो हैंड राइटिंग में उसमें सारा कुछ। बहरहाल टीचर्स ने मुझे बड़ा मतलब स्नैप किया और मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन आप भी ये जो है ना, इसमें भी एक सबक है कि ना करना सीखें, ना करने की भी जरूरत होनी चाहिए। अब आगे जनाब मैट्रिक में हम आ गए जनाब कैदाबाद। यूं यूं आगे बढ़ते गए मतलब कंपटीशन जो है ना वो टफ होता गया। तो फिर भी मैं जो है ना मतलब 9th क्लास में मुझे याद है कि क्वेश्चन जो थे ना, मैथमेटिक्स का पेपर था, तो एक क्वेश्चन के कई जूस थे। तो उन्होंने कहा कि 10 क्वेश्चन करना है। मैंने जो है ना वो 10 जो है उसके जुज हल करके पेपर दे दिए। इतना मतलब मैं वो क्या कहता है, सादा स्टूडेंट था अपने ज़माने का। लेकिन फिर टीचर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप 10th में मेहनत करें। 10th में अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक है, नंबर अच्छे आ गए, मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। उसके बाद फिर FSC में चले गए। FSC में जाकर फिर मेरा आपको मैं बताता हूँ कि कितने बैकवर्ड था उस ज़माने में, हम किन हालात में हम पढ़े कि मैं दूसरी दफ़ा सरगोदा गया। इससे पहले मैं सिर्फ एक दफ़ा सरगोदा गया था। दूसरी दफ़ा मैं उस दिन सरगोदा गया जिस दिन मैंने वहाँ जाके दाखिला लिया। तो वहाँ जाके फिर बड़े अमीर कबीर लोग थे, सारा उनके साथ वो 5-6 लड़के हम होते थे। वो तो सारा दिन मतलब चले जाते थे, रात को फिल्म देखने चले जाते थे, दिन में मतलब आके गप्पे हाँकना। मैं कुछ न कुछ लगा रहता था पढ़ाई में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो जितने FSC के क्लास फेलोज हैं सब अपने घरों में बैठे हैं, कोई मतलब किसी खास पोस्ट पे नहीं गया। तो मेरे हिस्से में खुदा का शुक्र है कि मतलब मैं शरफ मेरे मेरिट बनकर नहीं। वो जो मैं कह रहा था कि आप में ना करने का हौसला होना चाहिए, ये मेरी बात आप पल्ले बांध रहे। मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़ा आदमी नसीहतें ज़रूर करता है, वरना उसे बूढ़ा नहीं कहते, ठीक है। तो वहाँ मुझे जाके जो तजर्बा हुआ ना, बड़ा मतलब कि एक बड़े हमारे वो अच्छे बज़ाहिर इंसान थे, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। मैं फिर ना नहीं कर सका, पैसे फिर मैंने दे दिए। उस समय 200 रुपये बड़ी चीज़ होती थी। उन्होंने कहा कि मैंने फीस देनी है और उसके बाद मतलब 7 दिन बाद आपको पैसे। वो 7 दिन आज तक वापस नहीं है। और मुझे पता है कि मैंने वो मेस के ड्यूज़ वगैरह देने थे, मैं खुद कितनी मुश्किल में रहा। तो हमेशा जो है ना पैसा देने का, एक तो पैसा जाता है, दूसरा आपका दोस्त जाता है। मैंने ज़िंदगी में इतने पैसे ज़ाया नहीं किए जितने दोस्त ज़ाया किए हैं सिर्फ पैसे देकर। तो अब आके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अपने दोस्तों से माजरत कर लेता हूँ कि मैंने कम अज़ कम या पैसे नहीं देने और कोई काम है तो हुक्म करें। पूछते हैं लोग कि क्यों डॉक्टर साहब, मसला तो है, मसला तो नहीं, खैर तो है, कोई मैंने पैसे खाए हैं आपके? मैंने कहा नहीं, आपने तो नहीं खाए, और लोगों ने बड़े खाए हैं और सारे गए सिर्फ ऐसे पैसे के लिए। तो मैं आपको ज़ाया नहीं करना चाहता। तो मेरा जवाब जो है ना अपने दोस्तों को ये होता है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन की बात हो रही थी कि कम्युनिकेशन स्किल ये सर आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं माशाल्लाह, आपको लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ड्राइंग बहुत अच्छी है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन दोनों चीज़ों की मैंने हमेशा कमी महसूस की है। प्रोफेशन जब भी होता था, प्रोफेशन मतलब एग्ज़ाम होता था तो टीचर के सामने पेपर पड़ा होता था। मैं जब जाता था टीचर के सामने वाइवा के लिए, तो पेपर को देखते थे, मेरे मुंह की तरफ देखते थे, तो पेपर में 100% करके आता था। लेकिन मेरे जो वाइवा होता था उसमें बहुत पुअर होती थी मेरी परफॉर्मेंस। मैंने जितने भी अपने मतलब प्रोफेशनल यानी एग्ज़ाम पास किए हैं वो अपने सिर्फ थ्योरी की बुनियाद पे किए हैं। अगर मैं खुद अपने एग्जामिनर की जगह होता तो मैं शायद अपने आप को भी फेल करके जाता। इतनी मेरी पुअर परफॉर्मेंस होती थी वाइवा में। तो इस चीज़ पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। इसी तरह ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। मुझे याद है फाइनल ईयर MBBS में
मुझे हम पे एक क्वेश्चन आया था कि ये एल्बो जॉइंट जो है ना, इसके इर्द गिर्द जो ब्लड सप्लाई है उसको कि आप डायग्राम बना के वो दिखाएं। तो मैंने जो डायग्राम बनाए थे, मुझे फिर वो अपना प्राइमरी वाला वो गिलास याद आ गया उस डायग्राम को देख के कि अब मैं इसका क्या करूं। मुझे खुद शर्म आ रही थी कि मैं ये मतलब पेपर पूरा था, मैं उसको पूरे को फाड़ तो नहीं सकता था, लेकिन मुझे खुद शर्म आ रही थी कि ये जो वैसे ठीक थी, लकीरें मारी हुई थी, कोई वेन्स थी, आर्टरी थी, नर्व थी, सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। लेकिन एक जो होती है ना ड्राइंग के ये इजाफी नंबर होते हैं, जिस तरह खुशखती के अपने नंबर होते हैं, सारी चीज़ों के अपने नंबर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब है मैंने खुद मुझे शर्म आ रही थी कि ये मैं पेपर कैसे, और टीचर इस पर मुझे क्या नंबर देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लिखा वो ठीक था सारा कुछ। तो फिर वहाँ भी मतलब तुक्का चाल ही गया, पास होते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इस इदारे में मतलब मौका मिला है कि आप इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। हमारे लिए तो हमारे दौर में तो इन चीज़ों पे बिल्कुल कोई तवज्जो ही नहीं थी, बिल्कुल बच्चे की कोई ग्रूमिंग होती ही नहीं थी। असल जो चीज़ है ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें बहुत कुछ आता था, लेकिन हम एक्सप्रेस पूरा नहीं कर सकते थे। अंदाजे बयान जब था ना हमारा, वो बहुत पूरा होता था। मेरी तकरीब मेरी इन बातों से आपको महसूस हो रहा होगा कितनी पुअर है मतलब है। इसके बाद आगे जी प्रोफेशनल लाइफ में बच्चों बस मेहनत ही है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं मतलब मेरी लियाकत की बिना पे ये सारा कुछ है। कोई जितना ही लायक हो, मेहनत बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है। शुरू के जो साल थे उसमें कोई मेरा शेड्यूल नहीं था। रात को भी अगर मरीज आता था तो मैं रात को उठ के मरीज देता, चाहे 4 बजे आए, 2 बजे आए, 1 बजे आए, मेरे कोई शेड्यूल नहीं था सोने का। जिस वक्त भी कोई मरीज होता था तो मतलब है मैंने तकरीबन 10 साल इस तरह प्रैक्टिस की है, और यूँ फिर पेशेंट बैंक बनता गया आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह अब खुदा का शुक्र है कि मुझे कभी मरीज़ों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैं जब भी पहुंचता हूं मरीज़ बैठे होते हैं, और मेरे जाने से पहले हमारी एक दिन की जो लिस्ट होती है ना, वो आधे घंटे में फिल हो जाती है। मतलब जितने मरीज़ हम देखते हैं वो मेरे जाने से पहले मरीज़ मेरे इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना सिर्फ मेहनत से आती हैं। मतलब कोई बंदा अगर ये कहे कि मैंने इस तरह कोई ट्रिक, कोई और ट्रिक नहीं है इसमें। अब भी जो मेरा शेड्यूल है, आई एम ऑलमोस्ट 67 ईयर्स, अब भी मेरा जो शेड्यूल है वो है कि 16 घंटे मैं काम करता हूँ। आप बिलीव तो नहीं करेंगे, मुश्किल है, लेकिन 16 घंटे में। और ये 16 घंटे मतलब मैं सारा कुछ बता रहा हूँ कि सुबह नमाज से लेकर रात सोने तक का जो शेड्यूल है, ये 16 घंटे। अगर आप कहें ना कि डॉक्टर साहब आप हमें 5 मिनट का इसमें जैसे कि फलां 5 मिनट आप क्या करते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इन 5 मिनट्स में मैं ये काम करता हूँ। मतलब नमाज पढ़ता हूँ, जब मैं वर्जिश करता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं बच्चों को टाइम देता हूँ, मैं मरीज़ देखता हूँ, इतने थोड़ा सा मतलब दरमियान में मैं सोता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो सोने थोड़ी सी टीवी भी देखता हूँ। तो ये 16 घंटे जो है ना मेरे बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल मुझे याद है, अज़बर है, और ये मेरी रोज़ाना की रूटीन है, कोई एक दिन की नहीं है। तो इसलिए इस रूटीन में आजकल अगर कोई पेशेंट आ जाए तो वो मतलब है, मैं इनकार तो जाहिर नहीं कर सकता, इमरजेंसी बंद होता है, लेकिन मेरी फिर कोई ना कोई रूटीन मेरी रह जाते हैं। मतलब मेरे नाश्ता मैं सही नहीं कर सकूँगा, मिस हो जाएगा, या मैं अपनी थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज करता हूँ अपने घर के अंदर करता हूँ, वो रह जाएगी। मेरी नमाज जो है वो टाइम पे मैंने अदा कर सकूँगा। तो मतलब
लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अब कुछ थोड़े थोड़े लोग जो है ना वो नाराज़ होने शुरू हो गए हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं फिर इससे ज़्यादा कर नहीं सकता, वरना दिल करता है कोई बंदा नाराज़ ना हो। आपके लिए जो आखिरी मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि वो जो कैसे ना वर्ड ऑफ एडवाइस, वो ये है कि आप कोशिश करें सच बोलने की, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप बोल के तो देखें, सिर्फ ये है कि चंद माह कुछ साल आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद सबको पता चल जाएगा ये तो ब्लंट है, यार जो इसने करना है कहना है वही करना है, और जो करना है वही कहना है। तो इसलिए इसके साथ कोई दूसरी या दो नंबर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके ज़्यादा कोई तवक्को लगाने की ज़रूरत है। अगर करना है आप कर सकते हैं तो करें, वरना फ्रेंकली आप कहने के ये मुझसे नहीं हो सकता। मसलन मैं उसी अगेन मैं मिसाल दूंगा आपको, कोई चीज़ आप अपने दोस्त जो है, अपने नज़दीकी जो बंदा है, उसको आप देना तो चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये वापसी मुश्किल है, तो फिर आप एक फैसला कर लें, आप उसको पोलाइटली समझा दें। इस तरह मैंने मतलब आजकल मेरा तरीका मैंने आपको बताया, मैं माजरत कर लेता हूँ सीधी सीधी, तो कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही ज़िंदगी आसान है इस लिहाज से अगर आप सच बोलना शुरू कर दें। दूसरे ये है कि बस मेहनत करें, आप मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। सब लोग जितने भी होते हैं अपनी एक जो टारगेट जो है ना वो उस तक तभी पहुंचते हैं कि पूरे फील्ड के चक्कर लगा कर ही पहुंचते हैं, कोई दरमियान से वैसे कोई गोल पे नहीं पहुंच सकता। तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना एक तजर्बा भी है एक किस्म का, कि अपने गोल जो है वह हाई सेट करें, बड़े ख्वाब देखें। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप हमेशा बड़े ख्वाब देखें, कभी छोटी सोच न रखें। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि मैं ये जो सिर्फ MBBS तक महदूद होकर रह गया हूँ, तो उस ज़माने में तो खैर पता ही नहीं था, लेकिन मैं मरहूम डॉक्टर शमस साहब के पास आया एज पेशेंट, तो मैंने उनको देखा, उनका स्टाइल देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है कि मैंने भी डॉक्टर बनना है। तो उस दिन से फिर मैंने कहा कि मैंने दुआ करनी शुरू कर दी कि मैं या अल्लाह मुझे MBBS रखना। वो कोई पता नहीं कैसी घड़ी थी, वो दुआ कबूल हुई और मैं MBBS ही रह गया, उससे आगे मैं नहीं जा सका। और अब मैं पछताता हूँ कि काश मैंने कोई बड़ी दुआ की होती, सिर्फ MBBS तक ना रहा होता, तो मेरी वो दुआ भी कबूल हो गई होती और मैं आज एक बहुत बड़ा कोई डॉक्टर होता, सर्जन होता। तो बस इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ। आप सब के लिए मेरी दुआएं हैं। सर सलीम साहब का इंतहाई शुक्रगुजार, उन्होंने मेरे जैसे बंदे को यहाँ मतलब आज़ाद बख्शा, बहुत मजा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं माइक पर रखवाएंगे सर, दरुद सर माइक सर को बताते टाइम शॉर्ट जी सर, टाइम सर ये तले कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आपने हमारे स्कूल में आने के लिए अपना टाइम निकाला है। सर मैं बच्चों की नुमाइंदगी की तरफ से ना कुछ आपसे क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, तो यू आर वेलकम जी। Sir, what is the future of medical profession or doctor? Can you please tell me? समझा नहीं? What is the future of medical profession or doctor? अच्छा अच्छा, गुड। माइक है? दूसरा माइक चल रहा है। बेटा आपका सवाल बहुत बर वक्त है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं आपको सही बताता हूँ कि वो हालात डॉक्टर्स के लिए, इस प्रोफेशन के लिए अच्छे नहीं हैं।
सेचुरेशन इतनी हो गई है कि मेरे मशवरे ये अब आप किसी और फील्ड का इंतखाब करें। मेडिकल एक दफ़ा बिल्कुल सेचुरेट हो गया। अस्पताल में जो मुलाजमों का हमला होता है वो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल ये एक आम बीमारी है। अस्पताल के जितने लोग होते हैं, यहाँ के भी आप किसी भी रिसेप्शन पे चले जाएं, ये हमारा एज ए नेशन अलविया है। सिर्फ अस्पताल के लोग नहीं होते, वैसे अस्पताल के लोगों को ज़्यादा हॉस्पिटलिटी शो करनी चाहिए। आपकी बात, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन कुछ लोग भी बदतमीज होते हैं। बाज़ आप किसी शादी पर गए होते हैं, जैसा आप अभी यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपकी अस्पताल में कोई ज़रूरत पड़े तो आप क्या करेंगे? हमारा अमला वहाँ मौजूद होता है। जो फर्स्ट एड होती है ना, वो हर पेशेंट को अमला इतना